अमीर भाभी ने कराई ननद की शादी। दिल्ली शहर के पॉश इलाके में खड़ा एक बड़ा सा बंगला जिसका नाम था मेहता हाउस। ऊंची दीवारें, झूमर से सजी हुई लॉबी और बाग में लगी विदेशी फूलों की खुशबू, सब कुछ एक अमीरी की झलक देता था। उस घर की बड़ी बहू महक मेहता अपने इलाके में बहुत मशहूर थी। खूबसूरत, समझदार और दिल की बेहद अमीर। वो एक बड़े से परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसमें घमंड जरा भी नहीं था। महक के ससुराल में उसका पति आरव, सास सुलेखा मेहता और एक कुंवारी ननद पूर्वी थी, जिसे उन्होंने कई साल पहले गोद लिया था। पूर्वी अब 30 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिसको भी ये बात पता चलती कि वो उनकी गोद ली हुई बेटी है तो वो झट से उसके लिए इनकार कर देते। ऐसे ही एक रोज महक रसोई में कॉफी बना रही थी कि तभी सास सुलेखा देवी उदास हॉल में बैठी हुई थी। महक कॉफी लेकर अपनी सास शारदा देवी के पास गई। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? और क्या बात होगी बहू, बस वही अपनी बेटी पूर्वी की शादी की चिंता सताए जा रही है। पूर्वी की ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। महक ने हाँ में सिर हिला दिया। उसी दिन महक ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें पूर्वी की प्रोफाइल तैयार की। फोटो, नौकरी की डिटेल्स, शौक, सब कुछ डाल दिया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 3 दिन बाद महक की सहेली नेहा उससे मिलने उसके घर आई। महक, याद है मेरा कजिन रोहित, वही जो बैंक में मैनेजर है? हाँ, वही जो लंदन से MBA करके आया था। हाँ वही, वो अब इंडिया में सेटल होना चाहता है। अच्छा स्वभाव, अच्छा परिवार, मुझे लगा तुम्हारी ननद के लिए परफेक्ट रहेगा। ये सुनकर महक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत रोहित का प्रोफाइल देखा, सब कुछ सही था। बस एक बात थी कि रोहित का परिवार मिडिल क्लास था। हाँ, लेकिन मिडिल क्लास परिवार है, तुम्हारी तरह कोई अमीर खानदान तो नहीं है। अमीर गरीब क्या, दिल अच्छा होना चाहिए। अगर लड़के का दिल अच्छा होगा तो ही वो हमारी पूर्वी का हाथ थामेगा, तो इससे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो मैं संडे उन्हें आने के लिए बोल देती हूँ। अब महक ने दोनों परिवारों की मुलाकात तय कर दी। रविवार को रोहित अपने माता पिता के साथ मेहता हाउस पहुंचा। मेहता हाउस जैसी बड़ी कोठी देखकर वो सब हैरान रह गए। पूर्वी शर्माते हुए आई। हल्के गुलाबी सूट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। रोहित ने जैसे ही उसे देखा मुस्कुरा उठा। देखिए बहन जी, हमारा लड़का भले ही विदेश रहकर आया है, लेकिन इसे अपने इंडिया की लड़कियां ही पसंद है। शादी ये किसी इंडियन से ही करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। कुछ देर बाद, चलो तुम दोनों गार्डन में बैठकर बात कर लो। अब दोनों गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। जी, आपके शौक कौन कौन से? जी, मुझे पेंटिंग पसंद है और बच्चों को पढ़ाना। और आपको? जी, मुझे गाना और थोड़ी बहुत कुकिंग। अरे वाह, तो शादी के बाद रसोई आपकी होगी। बस अगर आप मेरी मदद करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। महक ने चुपके से खिड़की से देखा। दोनों साथ में लग तो बड़े प्यारे रहे, बस अब हाँ हो जाए। कुछ देर बाद दोनों अंदर आए। माँ, मैं पूर्वी से शादी के लिए तैयार हूँ। और मुझे भी रोहित जी पसंद है। मुलाकात के बाद सब कुछ अच्छा था। दोनों की शादी पक्की हो गई, लेकिन कहते हैं ना, लोगों का तो काम है कहना। अब लोग बातें बनाने लगे। मैं एक बहू, सुना ननद का रिश्ता किसी बैंक वाले से करवा रही हो? अरे वो तो मिडिल क्लास है। आंटी, अगर दिल से अमीर हो तो घर अपने आप अमीर हो जाता है। और रही पैसों की बात, तो आदमी जितना उसके नसीब में लिखा होगा उसे मिलने से। मेहंदी से लेकर हल्दी तक की हर रस्म में महक उसके साथ खड़ी रही। कई बार शादी की रस्मों के दौरान उसकी आंखें भी भर आती। ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया। ढोल नगाड़ों के साथ बारात उनके बड़े से घर में पहुंची। महक ने खुद दरवाजे पर आरती की थाली सजाई। स्वागत है दूल्हे राजा जी। आपकी बदौलत ये रिश्ता हुआ है भाभी। हमेशा आभारी रहूंगा जो आपके कारण इतना अच्छा जीवन साथी मुझे मिलने वाला है। आभारी मत कहो नंदोई जी, बस एक रिक्वेस्ट है, हमारी पूर्वी का ख्याल रखना। जमाई राजा का स्वागत कर बेटा। फिर शादी के कुछ दिन बाद पूर्वी अपने ससुराल चली गई। महक हर दिन उसका हाल जानती। भाभी, रोहित ने आज मेरे लिए सरप्राइज डिनर बनाया। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से ही उन्हें इतनी समझदार पत्नी मिली। देखा, मैंने कहा था ना, दिल से बड़ा कोई धन नहीं। उधर सुलेखा देवी ने महक के सिर पर हाथ रखा। बहू, तूने तो मेरी बेटी को राजकुमारी बना दिया। तेरा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी, उपकार नहीं, फर्ज था। कुछ महीनों बाद वही सुलोचना आंटी फिर आई, इस बार मीठे लहजे में। बहू, सुना है पूर्वी बहुत खुश है अपने ससुराल में। लड़का तो बहुत नेक निकला। अरे आंटी, इसीलिए तो कहते हैं रिश्ते पैसों से नहीं दिल से बनते हैं। ये सुनकर सुलोचना आंटी को कोई जवाब न सूझा और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अब पूर्वी अपने ससुराल में बाबूजी, मैं रीना से शादी का वादा कर चुका हूँ। और तुम्हारे बाबूजी के वादे का क्या, जो उन्होंने अपनी जिगरी दोस्त से किया है?
सिम्मी इकलौती बेटी है रामेश्वर भाई साहब की। सोचो जरा क्या क्या नहीं देंगे दहेज में। तो आप चाहती हैं कि मैं दहेज के लालच में उस लड़की से शादी कर लूं जिसे मैं प्यार ही नहीं करता? नहीं माँ, ऐसा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम कहाँ कुछ कर पाओगे हमारे लिए, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। फिर उसके लिए चाहे तुम्हारे बाबूजी की नाक कटे या फिर तुम्हारी इकलौती बहन घर में कुंवारी बैठी रहे। ओफो माँ, अब इस सब में नंदिनी की बात कहाँ से आ गई? बात तो बनेगी ही ना। जब तुम अपने बाबूजी की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी करोगे तो हर जगह हमारी थू-थू होगी। और फिर कौन शादी करेगा मेरी नंदिनी से, बताओ जरा। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। रीना पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, और जहाँ तक रही बात नंदिनी की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उसके लिए लड़का ढूंढ कर लाऊंगा और ऐसी धूमधाम से उसकी शादी करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस करो रवि, तुम अगर अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान नहीं रख सकते तो फिर क्या मतलब है इन सब बातों का है? लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो तुम, इस घर का मुखिया और मालिक अब भी मैं ही हूँ। तो जो मेरी मर्जी से नहीं चलेगा उसके लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। रवि के पिता कैलाश को लगा था कि उनकी इस धमकी से रवि अपना मन बदल देगा और उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रवि ने फौरन अपने पिता का घर छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों के बाद ही उसने रीना से शादी कर ली। रीना बिन माँ बाप की लड़की थी। हालांकि वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रवि को अपना परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन हालात के सामने किसी के ना चली। और फिर कुछ सालों के बाद, माँ, बाबूजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमें भैया को बुला लेना चाहिए। नहीं, तेरे बाबूजी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्या पता उसे देखकर इनकी तबीयत और बिगड़ गई तो वो और उसकी पत्नी हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते, ये बात साफ है। असल में सुधा रवि की सौतेली माँ थी और नंदिनी उसकी अपनी बेटी, और अकेला बेटा होने की वजह से रवि के पिता का सब कुछ उसका ना हो जाए, इस डर से सुधा ने कभी रवि को उसके परिवार में लौटने का मौका नहीं दिया। रवि को याद करते करते उसके पिता एक दिन चल बसे, लेकिन तब भी सुधा ने रवि को खबर नहीं की। और जब कुछ महीनों बाद रवि को इसका पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। क्या मैं इतना बुरा हूँ रीना कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने तक का हक मुझसे छीन लिया गया? नहीं रवि, आप खुद को संभालिए। हमारी गलती बस इतनी सी है कि हमें अपने परिवार लौटने की कोशिश करनी चाहिए थी। माँ बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। हो सकता है वो हमें अपना ही लेते। रवि, हमने तब जो नहीं किया, मुझे लगता है अब जरूर करना चाहिए। बाबूजी के गुजरने के बाद माँ जी और नंदिनी अकेले पड़ गए होंगे, हमें जाकर उनका सहारा बनना चाहिए। रीना की बात को समझते हुए रवि ने अपनी माँ और बहन के पास जा रही थी। मैंने कई बार पूछा उनसे, लेकिन मुझसे कभी नहीं कुछ कहा उन्होंने। लेकिन माँ, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब क्या भैया को फोन करना चाहिए? हरगिज नहीं, वो क्यों करेगा हमारी मदद? हमारी इस हालत पर वो और उसकी बीवी हंसेंगे बस। ना ना नहीं, उसे तो हमें हरगिज फोन नहीं करना है। सुधा और नंदिनी को मजबूर होकर अपना अच्छा खासा घर छोड़कर एक किराए के छोटे से कमरे में आकर रहना पड़ा। रातों रात दोनों अमीर से गरीब हो गए। नंदिनी अपने कॉलेज से स्कूल के मालिक शिवम, जो कि एक बड़े बाप का इकलौता बेटा था, उसके बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। और फिर एक दिन, आपने स्कूल तो बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप अच्छे से संभाल सकती हैं, इफ यू डोंट माइंड। जी बताइए सर। नंदिनी, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बेहतर जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकती। सो विल यू मैरी मी? इस एक ही पल में मानो नंदिनी की जुग जुग जिए मेरी बच्ची, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हर बुरी नजर से बचाए। शिवम और नंदिनी की शादी की तारीख तय हो गई, जिसे लेकर सुधा और नंदिनी बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन फिर ठीक शादी वाले दिन फंक्शन के बीच सुधा ने रीना और रवि को शिवम से बात करते हुए देखा, और ये नजारा देखते ही सुधा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची की खुशियां तुम दोनों से देखी नहीं जा रही क्या? शिवम बेटा, इन लोगों की बातों में मत आना तुम, ये हमारे दुश्मन है। और ये कलमुही रीना, ये तो जब से आई है हमारी जिंदगी में तब से सब कुछ गलत ही हो रहा है हमारे साथ। और आज देखो, इसे अपनी गरीब ननद की शादी तुड़वाने चली आई। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस कीजिए आप। यहाँ कौन कैसा है मैं अच्छे से जानता हूँ, और वो हमेशा से आपको और नंदिनी को अपने साथ रखना चाहते थे। बुरे वक्त में आपका सहारा बनना चाहते थे, लेकिन आपने हमेशा इन दोनों को गलत ही समझा। लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। आज इस शादी में ये मेरे मेहमान बनकर आए हैं, और इनके आशीर्वाद के बिना मेरी और नंदिनी की शादी कभी पूरी नहीं हो सकती। शिवम की बातें सुनकर सुधा से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी दुल्हन के जोड़े में पीछे खड़ी नंदिनी ने आगे बढ़कर रवि और रीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं शिवम जी,
ये कोई मेहमान नहीं बल्कि मेरे भैया भाभी हैं और यहाँ मेरा कन्यादान करने आए हैं। क्यों भैया, मैंने सही कहा ना? नंदिनी की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। फिर धूमधाम से नंदिनी और शिवम की शादी हुई और फिर सुधा भी खुशी खुशी रवि और रीना के साथ उनके घर में रहने लगी। Thanks for watching.